पूरे इंडिया के अंदर एक ही बिजनेस सबसे पॉपुलर है, वो है हेयर वाला। और पूरी आदमी की जिंदगी इस पे टिकी होती है। राइट मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी हेयर लॉस शुरू हो आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, उसको ट्रीट करिए ताकि बॉल्डनेस हो ही ना और ट्रांसप्लांट की जरूरत ना हो। रुक सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल रुक सकता है। हेयर लॉस होता क्यों है सर? मतलब क्या रीजन है ऐसा कि हेयर लॉस एक जेनेटिक है या फिर कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है आज? दोनों है। अगर मेल की बात करें जिसमें बॉल्डनेस होती है, जिसमें हमें अक्सर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। कोई जब आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता है तो उसका सवाल ये होता है कि क्या मैं अब जिंदगी भर हेयर ट्रांसप्लांट में मेरे बाल सेट रहेंगे, मेरे को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? राइट जैसे आप देखिए सेलिब्रिटी की बात करें, सलमान खान साहब का 4 बार ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उनके प्रीवियस ट्रांसप्लांट फेल हो रहे थे, हर बार अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनमें थिनिंग आती है। जो हेयर ट्रांसप्लांट अगर किसी ने करा लिया तो क्या वो विग जैसा दिखता है सर? अच्छा सर, हेयर ऑयल वर्सेस सीरम कौन बेस्ट होता है जो हेयर की ग्रोथ में मदद करता है? जी हेयर की ग्रोथ में कोई मदद नहीं करता है इनमें से। डॉक्टर अखिलेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडर की जर्नी जी रहे हैं एज ए डॉक्टर आप। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर, डॉक्टर फाउंडर बनते तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, नए नए लोगों को लेके आ रहे हैं, जिससे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। सो आज के इस पॉडकास्ट में अखिलेंद्र सर, वैसे आज के इस पॉडकास्ट में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर एक ही बिजनेस सबसे पॉपुलर है, वो है हेयर वाला। अगर हेयर लॉस है तो टेंशन है, हेयर ट्रांसप्लांट है तो टेंशन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और पूरी आदमी की ज़िंदगी इस पे टिकी होती है कि शादी होगी कि नहीं होगी, हेयर पे रहती है बात। पर जैसे शादी होती है तो बाल उड़ जाते हैं। कितना सही है सर? राइट सो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी हेयर लॉस शुरू हो आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, उसको ट्रीट करिए ताकि बॉल्डनेस हो ही ना और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना हो। रुक सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल रुक सकता है। इनफैक्ट आज ही अभी मैं एक पेशेंट का जस्ट जीएफसी करके आया हूँ। ही जस्ट 16 ईयर ओल्ड बच्चा है और 10th क्लास से मेरे पास आ रहा है। अभी वो कोटा कोचिंग करने गया है। तो आप सोचिए उसकी एज केवल 16 साल है ना? और उसके काफ़ी हेयर कम हो गए थे। अभी ट्रीटमेंट के बाद वो इम्प्रूव हो गया। तो अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, इट्स नॉट अ रूटीन कि आपका 15-16 साल में बाल जाए। बट अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ होता तो 19-20 साल की एज में उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती। तो मेरे जो सबसे कम एज के पेशेंट हैं जिनको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट मैंने किया है इज़ 15 ईयर ओल्ड, और जो सबसे कम एज का पेशेंट है जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है इज़ 20 ईयर ओल्ड। कुछ हेयर लॉस होता क्यों है सर? मतलब क्या रीज़न है ऐसा कि हेयर लॉस एक जेनेटिक है या फिर कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है आजकल? दोनों है। अगर मेल की बात करें जिसमें बॉल्डनेस होती है, जिसमें हमें अक्सर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब इसको सिंपल भाषा में अगर समझें, जेनेटिक है जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से आता है, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड। तो मामा जी के बाल, नाना जी के बाल, फादर, ग्रैंडफादर, इनके बाल देखने होते हैं कि कैसे हैं। और अगर वो जेनेटिक है और आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, मोस्टली ये प्रॉब्लम पहले तो मैं देखता था अपनी प्रैक्टिस में, जैसे मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो पहले ज़्यादातर हेयर फॉल के पेशेंट अर्ली 20s के होते थे और ट्रांसप्लांट के पेशेंट लेट 20s या 30s के होते थे। बट अब ये जो एज है वो लगभग 7-8 साल पहले आ गई है, प्रीपोन्ड हो गई है। यानी हेयर लॉस के पेशेंट 15-16 साल में आने लगे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 22-23 साल में आने लगे हैं। तो जेनेटिक तो पहले भी था, जेनेटिक अभी भी है। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, ये बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक फैक्टर। ठीक है, अब ये फैक्टर क्या होते हैं? ये फैक्टर होता है स्ट्रेस, ये फैक्टर होता है लाइफ़स्टाइल। अब अभी आप देखिए ये मोबाइल जो है ना, इसको अगर आप अवॉइड करें सोने के 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद, तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने मेरे वाली पास है। तो नहीं है सर, देखो मेरे पास पेन पेपर। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, है ना? तो अभी आप देखेंगे अगर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में देखें लाइक 3 डिकेड्स अर्लियर, तो पॉल्यूशन भी कम था, राइट? फूड हैबिट्स वाज़ बेटर। अभी जंक फूड बहुत ज़्यादा है, प्लस जो फूड हम सही भी खा रहे हैं, उनमें भी पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना? स्मोकिंग मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चे मतलब 18 ईयर्स, 19 ईयर्स में स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एपिजेनेटिक फैक्टर है, स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल, इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम जो पहले लेट होती थी, वो जल्दी होने लगी है। एंड ना कि केवल हेयर लॉस, आप देखेंगे कि बड़ी प्रॉब्लम लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये सब भी पहले एज से 10-15 साल पहले होने लगी हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ईज़िली उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अखिलेंद्र सर, एक बात करते हैं कि थोड़े साल पहले चले जाते हैं, आई थिंक 15 साल पहले चले जाते हैं लगभग। तो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम इतनी दिखती नहीं थी, मतलब शायद क्लिनिक भी कम थे। तो लोगों की डिमांड ज़्यादा आई या फिर मार्केटिंग ऐसा हुआ कि डॉक्टर ज़्यादा बनने लग गए और उसकी वजह से लोग आने लग गए?
मतलब क्या बदलाव आया ऐसा कि एक पिरामिड बन गया यहाँ पे? देखिए मेडिकल फील्ड में लगातार इनोवेशन हो रही हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, जेनेटिक प्रॉब्लम मुझे भी है। मेरे फादर में बॉल्डनेस है, ग्रैंडफादर में बॉल्डनेस है। मेरे फादर 82 में डॉक्टर को दिखाने गए थे, बट उस टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो इवेंचुअली उनको बॉल्डनेस हो गई। मैं भी गया डॉक्टर को दिखाने व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस 2003 एग्जैक्टली। कोई बोल्डनेस हो रही थी उस टाइम पे ऐसा? हाँ, हेयर फॉल शुरू हो गया था, अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं करता तो बॉल्डनेस हो जाती। एंड नाउ आई एम 44 ईयर, और वो बात है 22 ईयर्स अगो। तो आप ये देखिए कि सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो 22 साल बाद भी हेयर रह सकते हैं, और बहुत अच्छे हेयर रह सकते हैं। वाह! आपकी खुद की स्टोरी है ये तो। हाँ, ये मेरी खुद की स्टोरी है। तो पहले तो ऑब्वियसली मैं अपने सीनियर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता था, फिर बाद में मैं ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बन गया, तो फिर मैं खुद अपना ट्रीटमेंट करता हूँ। तो ट्रीटमेंट हमेशा वर्क करता है, प्रोवाइडेड आप सही डॉक्टर के पास जाएँ, रिलीजियसली उसको फॉलो करें। मतलब बहुत सारे सेशन होते हैं इसमें, मेगा सेशन होता है, गीक सेशन होता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट है, ये जो मेगा सेशन, गीगा सेशन, ये नंबर ऑफ ग्राफ्ट के हिसाब से है। जैसे अगर बॉल्डनेस बहुत कम है, केवल हेयर लाइन डिजाइन करनी है, तो वी नीड अराउंड 2000 ग्राफ्ट, इज स्मॉल सर्जरी। बट ज़्यादातर एक्टिंग प्रोफाइल के लोग हमारे पास आते हैं जो बहुत छोटे केस में करवाते हैं, है ना। फिर अगर हम ज़्यादा बड़ा केस है तो मेगा सेशन विच इज कॉल्ड 3500 प्लस ग्राफ्ट, एंड गीगा सेशन इज मोर देन दैट, लाइक 4500 5000 ग्राफ्ट, जहाँ पे बॉल्डनेस और ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक सवाल यहाँ पे इस तरह से बन रहा है मेरे को अभी राइट नाउ दिमाग में, कि जो हेयर ट्रांसप्लांट अगर किसी ने करा लिया, तो क्या वो विग जैसा दिखता है सर? नहीं, यही तो देखिए खूबसूरती है। हेयर ट्रांसप्लांट को मैं आप ऐसे समझें कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट एंड अभी कॉम्प्लिकेशन की बात मैं बाद में करूँगा। एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट, एक खराब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है? पेशेंट बेसिकली अपने लुक को एनहांस करने के लिए आया है, राइट? अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही अलग डायरेक्शन में बाल दिख रहे हैं, राइट? डेंसिटी बहुत कम है, एंगल गड़बड़ है, डायरेक्शन गड़बड़ है, और एकदम देखते ही पता चल जा रहा है कि ये तो नकली हेयर है ना? तो ये मतलब इट्स अ फेल्ड ट्रांसप्लांट, है ना? और एक पेशेंट को देख के पता ही नहीं चल रहा है, जैसे हमारे कुछ पेशेंट हैं, बहुत सारे पेशेंट जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो वो फ़ॉलो-अप में जल्दी नहीं आ पाते, 1 साल बाद आते हैं, कोई-कोई 2 साल बाद आते हैं। और फिर मैं जब देखता हूँ तो कभी-कभी मैं भी नहीं पहचान पाता कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आपके लिए ट्रांसप्लांट में एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ एंड डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्रिएटिव फील्ड हो गया सर। दिस इज़ आर्ट, बेसिकली दिस इज़ आर्ट। इट्स अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट। पेन कितना होता है सर इसमें? पेन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए जो एक माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट वाला पेन होता है, जैसे आप ब्लड सैंपल लेते हो, वो पता लगता है। कहाँ लगता है सर वो इंजेक्शन? इंजेक्शन तो स्कैल्प पे ही लगेगा। कितना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? देखिए बेसिकली इस एरिया में हमें काम करना है। दिस इज़ द बॉल्ड एरिया एंड दिस इज़ द डोनर एरिया। तो इस एरिया में हमें बेसिकली काम करना है। हम क्या करते हैं, बेसिकली इट्स अ माइनर सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया। हमें लोकल एनेस्थीसिया इस तरीके से देना है कि पेशेंट का कंफर्ट बना रहे। ऑब्वियसली इंजेक्शन तो स्कैल्प पे ही लगता है, बट ये कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाला नहीं होता। जैसे अभी हम पिछले 15 साल से ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं, तो अभी इतने सालों में इतने हज़ारों पेशेंट करने के बाद भी किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि पेन बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो एक नेग्लिजिबल पेन है। हाँ, अगर आप पूछें कितना होता है, तो अगर आप स्केल देखें ग्रेड 1 टू ग्रेड 10, 10 इज़ द मोस्ट सीवियर पेन एंड ग्रेड 1 इज़ स्टार्टिंग, तो ये पेन अराउंड 2-3 ग्रेड पे होता है। दूसरे की थेरेपी की बात भी करते हैं सर, एक्सोसोम थेरेपी और पीआरपी थेरेपी। राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रीटमेंट प्रॉपर करो ताकि आपको बॉल्डनेस ना हो और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे मैं अपना भी कर रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जो बच्चा कोटा से आया था। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं कॉल्ड पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब ये क्या होती है? देयर ऑल रीजनरेटिव थेरेपी। हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट होती है, वहाँ से हम लोग ग्रोथ फैक्टर को चर्न करते हैं, और इस तरीके से समझिए, आप सिंपल भाषा में अगर समझिए तो इट्स लाइक अ फर्टिलाइज़र। आपने फर्टिलाइज़र प्लांट को दिया, प्लांट हरा-भरा हो गया, राइट? तो ये फर्टिलाइज़र, ये ग्रोथ फैक्टर हमें अपने ब्लड से ही बन मिल जाते हैं, उनको हम इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प पे, और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, हेयर फॉल इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाएँ होती हैं जिसको हम देते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, जंक फूड हैबिट कम करने को बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, स्मोकिंग कोई कर रहा है तो एकदम नो है, इट्स बिग नो फॉर हेयर प्रॉब्लम। तो ये सारे चेंजेस करने से हेयर अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, हेयर लॉस जब हो रहा होता है सर, तो कोई घरेलू नुस्खा अपना के क्या हेयर लॉस को रोका जा सकता है या फिर डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा? राइट, तो ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आपके 2 बाल गिरे तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जैसे बारिश के मौसम में थोड़ा हेयर फॉल बढ़ सकता है ना? बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो थोड़ा हेयर फॉल आ गया, तो इतने में दिखाने की ज़रूरत जैसे नहीं है। मैं भी ऐसे दाढ़ी को ऐसे करता हूँ यूँ ऐसे, तो अगर 1-2 बाल तो आ गए तो 2-4 बार आपको, हाँ, 4-5 बार आ जाता है, फिर हाँ, बाद में तो नहीं आता है। एकदम तुरंत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हेयर साइकिल होती है, बिकॉज़ ऑफ हेयर साइकिल से हमारा हेयर है। अब ये हेयर ग्रो करता है, बेसिकली 3 स्टेज होती है, ग्रोथ फेज की स्टेज होती है, लॉन्गर टाइम होता है, एनाज़न बोलते हैं। फिर वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है, फिर वो हेयर गिर जाता है। मतलब एक हेयर बड़ा हुआ,
सीनियर हुआ और वो गिर गया। और एक बाल की भी उम्र होती होगी फिर तो एक बाल की उम्र कितनी होती है? राइट, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन स्केल पे लगभग 1 लाख हेयर होते हैं। राइट, एक ग्राफ्ट में एवरेज 2 हेयर माना जाता है, यानी कि 50,000 ग्राफ्ट होते हैं। अब एक हेयर 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। एक बोलते हैं एनाजन विच इज ग्रोइंग फेज, देन कैटाजन एंड देन टीलोजन विच इज फॉलिंग फेज। बिकॉज ऑफ दिस साइकिल अराउंड 50 to 100 स्ट्रैंड रोज गिरता है, तो वो एक नॉर्मल लेवल है। लेकिन आपको अगर हमेशा हेयर दिख रहा है, जैसे आपने कॉम्ब किया हेयर दिखा, आपने शैम्पू किया हेयर दिखा, आपको पिलो पे हेयर दिख रहा है, तो ये नंबर हमेशा ऑब्वियसली इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा और आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और घरेलू नुस्खे इस लेवल पे काम नहीं करने वाले हैं। तो मतलब इसका मतलब कि अगर मान लो कि बार-बार अगर हेयर दिख रहे हैं, हर जगह पे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली, अच्छा यहाँ पे भी दिखा, अच्छा यहाँ पे भी दिखा, तो आपको टेंशन की ज़रूरत आ गई। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने शहर के एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है और वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर कर लेनी है। घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना उस टाइम पे। आप ये सजेस्ट हाँ, करते हो इस ऐसा ही? टाइम पे नहीं अपनाना है, एग्जैक्टली। अच्छा एक कोई जब आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता है, आपसे मतलब कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता है, तो उसका सवाल ये होता है कि क्या मैं अब ज़िंदगी भर हेयर ट्रांसप्लांट में मेरे बाल सेट रहेंगे? मेरे को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? राइट, वैलिड क्वेश्चन है। जैसे आप देखिए, सेलिब्रिटी की बात करें, सलमान खान साहब का 4 बार ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि उनके प्रीवियस ट्रांसप्लांट फेल हो रहे थे, हर बार अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, तो जो एक्जिस्टिंग हेयर होते हैं, जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, उनमें थिनिंग आती है, वो हल्के होते हैं। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट के बावजूद भी हेयर ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, ताकि आपको सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जल्दी ना पड़े, एटलीस्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक ज़रूरत ना पड़े और ट्रांसप्लांटेड हेयर की भी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने 10 साल 12 साल पहले कराया है, अब अपने बेटे के ट्रांसप्लांट के लिए आए या छोटे भाई को लेके आए, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि 10 साल पहले ट्रांसप्लांट किया और अभी भी हेयर बने हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो जो कॉमेडी के किंग है अभी इंडिया के अंदर, उनके बाल ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं या फिर पैचेस लगाए हुए हैं? पैच पैच है। आप कपिल शर्मा जी की बात कर रहे हाँ, हैं? का उनका पैच। अ, ये न्यूज़ के थ्रू से। ये न्यूज़ मैं डॉक्टर को जानता हूँ जहाँ पे कराया है, तो हाँ। वाह, वाह! वाह! तो सारी इन्फॉर्मेशन है फिर। मैं आपसे सबके नाम ले सकता हूँ कि किस-किसने करवाया है। इस ये पॉडकास्ट कहीं भी जा सकता है सर। ये बात कहीं भी जा सकती है, उन तक पहुँच नहीं, सकती है। ये तो ये सबको पता है। इनफैक्ट 2003 के आसपास सलमान खान साहब का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसके बाद ही इंडिया में काफ़ी लोगों ने जाना कि ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ हो सकती है और उससे बाल अच्छे किए जा सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में वर्ल्ड पार जो भी बेस्ट ट्रांसप्लांट के रिजल्ट हैं, वो यहाँ पे हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, दुबई से, कनाडा से ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। जैसे अभी उर्फ़ी जावेद ने अगर होठों पे कुछ कराया तो उनके होठ सूज गए। तो ऐसा ही कोई केस है क्या जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, तो उनके कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और वो केस आपको पता हो? एग्जैक्टली, सी देखिए, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना बहुत इजी होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि एक माइनर सर्जरी है। अगर आप मैं पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि पेशेंट को एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का चुनाव कैसे करना है ना? तो आपको पहले ये देखना है कि जिस सेंटर में आप करा रहे हो, वो सेंटर के एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन का है कि नहीं, एक पहली बात। दूसरी बात, वो डॉक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ के पेशेंट का रिव्यू, केवल फ़ोटोग्राफ नहीं, आप उनसे फ़ोन नंबर ले सकते हो पेशेंट का। जैसे हमने हज़ारों पेशेंट का किया है, अगर कोई पेशेंट चाहता है कि किसी पेशेंट से बात करना है जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो हम उनको नंबर दे देते हैं, वो बात कर लेते हैं और उनकी जो भी आपस में डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेंटर एस्थेटिकली अच्छा होने के साथ-साथ मेडिकली कितना एडवांस है, उसमें इमरजेंसी बैकअप कैसा है, उसके जो टेक्नीशियन की टीम है वो कितनी अच्छी है, कितनी पुरानी है, ये सारी चीज़ों का पता लगा के करना चाहिए। तो अगर इन सारी चीज़ों का आप पता लगा के करेंगे, तो ये बेहद ही माइनर सर्जरी है, इसमें पेशेंट का अच्छा ही रिज़ल्ट आता है। करेक्ट। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक डॉक्टर को करते हुए आपने क्या देखी? क्योंकि डॉक्टर्स भी तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते होंगे। देखिए, जैसे जो क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, बेसिकली वहाँ पे कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। क्या माइनर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, जो कि 1 से 2 दिन में सबसाइड हो जाती है। कुछ लोगों में थोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं, जिनको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, तो कभी-कभी हमें एंटीबायोटिक की डोज़ थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, 5 दिन की जगह 7 दिन या 10 दिन देना पड़ता है। ये माइनर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो भी बड़े कॉम्प्लिकेशन हैं, वो नहीं होने चाहिए। अब वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डॉक्टर कैसे अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट भी कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। जैसे अभी कल ही एक मैं मेरे पास एक जेंटलमैन का फ़ोन आया, जालंधर के रहने वाले हैं, कनाडा में रहते हैं। उनका ब्लड शुगर हाई है, डायबिटिक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अभी ब्लड शुगर हाई है और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आप कर दो। तो एज़ अ डॉक्टर आपको ये समझना है कि ज़िम्मेदारी डॉक्टर की है।
अगर किसी का HbA1c 8 है, उनका HbA1c 8 है अभी, तो आपको अभी ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इससे इलेक्टिव सर्जरी, आप पहले ब्लड शुगर ठीक करिए, 2 महीने 3 महीने बाद भी सर्जरी की जा सकती है, एक बात। दूसरी बात, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है या पेशेंट कंट्रोल डायबिटिक है बट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है बट कंट्रोल है, ऐसे केसेस हैं तो हमें सर्जरी को 2 दिन में स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि 1 दिन में हो सकता है कि लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा, मेन वर्सेस वुमेन हेयर ट्रांसप्लांट कितना परसेंट है सर? मेन में ज़्यादा और वुमेन में कम है? एग्जैक्टली मेन में बेसिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसकी वजह से एक क्लियर कट एरिया बॉल्ड हो जाता है और वहाँ पे ट्रांसप्लांट ही एक परमानेंट इलाज होता है। ट्रांसप्लांट कहाँ करना चाहिए वो अगर हम देखें, तो अगर कोई एरिया है जहाँ पे बिल्कुल बाल चले गए हैं या 70% से ज़्यादा बाल चले गए हैं, वो इंडिकेशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। अब अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरीके की बॉल्डनेस नहीं होती है। उनमें मोस्टली हेयर थिनिंग होती है। जो कॉजेज़ होते हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होते हैं, कभी स्ट्रेस कॉज होता है, कुछ हार्मोनल कॉजेज़ हैं जो फीमेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ केवल फीमेल में हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम जो हार्मोनल है वो फीमेल में ज़्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट देखा जाए तो फीमेल ज़्यादा है, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा देखी जाती है। वो हेयर फॉल को लेके सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट भी वो ज़्यादा करा रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, पर्मिंग, बोटॉक्स, है ना? आप देखिए सारे सैलून भरे हुए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फीमेल सेंट्रिक है, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट देखा जाए हेयर फॉल के लिए तो फीमेल में ज़्यादा है, बट उनको बाय एंड लार्ज ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। जो कुछ कॉमन इंडिकेशन है फीमेल में ट्रांसप्लांट के, वो एक तो ये है कि अगर किसी का जन्म से ही फोरहेड बहुत ब्रॉड है और उसके बाद थोड़े से बाल चले गए तो और ब्रॉड लगने लगता है, तो फोरहेड का वो रेशियो सही करने के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं। कोई अगर हेयर फॉल को बहुत ही नेग्लेक्ट कर दिया सालों, तो फिर अगर डेंसिटी बहुत कम हो गई, जिसको हम पैटर्न में देखें, एक लुडविग पैटर्न होता है, ग्रेड 1 2 3, तो कोई ग्रेड 3 में पहुंच गया तो उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ ही केसेस में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट से हेयर ठीक हो जाता है। अच्छा सर, हेयर ऑयल वर्सेस सीरम कौन बेस्ट होता है जो हेयर की ग्रोथ में मदद करता है? सी हेयर की ग्रोथ में कोई मदद नहीं करता इनमें से नहीं। देखिए, ये कुछ बड़े मिथ हैं। एक कॉमन मिथ है कि आप शेव करा लीजिए तो बेटर हेयर आएँगे, है ना? काफ़ी लोग ये शेव अपन कराते में हैं। तो कराते हैं ना, 2 बार करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कुछ हमारी सिख कम्युनिटी में नहीं कराते, उनके भी अच्छे बाल होते हैं, ठीक है? या एक बार अगर करवाया भी मैंने, मेरे एक ही बार बाल हटाया है, बचपन में मुंडन जब होता है, लेकिन ऐसे बाल तो ठीक है ना? तो शेव करने से बेसिकली अच्छे बाल नहीं होते। आप इसको सिंपल सिंपल समझिए, जो प्रॉब्लम है वो रूट लेवल पे होती है। अगर आप ऊपर से शेव भी कर देंगे, तो वो रूट लेवल पे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ, तो उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दैट्स व्हाई इट्स अ मिथ। तो मिथ बस्टिंग अभी हम करते हैं कि शेविंग करने से हेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। एक ये हो गया। दूसरा ऑयलिंग। अब आप बचपन से आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में कि वो ऑयल जा रहा है, वो एरो बनता है कि वो रूट पे जा रहा है, पोषण कर रहा है, ठीक है? ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो रूट पे नहीं जाके पोषण करता, ठीक है? सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, क्योंकि अभी इतना ऐड बन रहा है, सबको पता है एग्ज़ैक्टली, कि ये ऐड कूड़ बन बोल रहा रहे है, हैं। ये मिलियन डॉलर की कंपनी है और लेकिन जो सही है वो बताना चाहिए एज़ ए प्रोफेशनल। तो अगर आप देखें ऑयल का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ऑयल बेसिकली बालों में ऊपर से चमक लाने का काम कर सकता है, ठीक है? जैसे एजिंग के साथ, स्मोकिंग के साथ, हीट मैनेजमेंट हुआ, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ, इन सब से आप देखें कि बाल बहुत ब्रिटल हो, स्पेशली फीमेल में बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। तो ऑयल लगा के आप उनकी जो चमक है उसको बरकरार कर सकते हो, ठीक है? एक ये काम ऑयल कर सकता है। ऑयल हेयर फॉल नहीं रोक सकता। हेयर फॉल क्यों हो रहा है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है, ऑयल जाके क्या करेगा? हेयर फॉल क्यों हो रहा है? जेनेटिक हो रहा है, ऑयल जाके क्या करेगा? हेयर फॉल क्यों हो रहा है? हार्मोनल हो रहा है, तो ऑयल जाके क्या करेगा? तो बेसिकली ऑयल यहाँ पे मदद नहीं करता। ऑयल बालों का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। बस बस। सिर्फ दिखता है खूब, मतलब थोड़ा शाइनी बाल दिखता शाइनी। अब देखिए दूसरी बात, नुकसान क्या है? जैसे देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं या बहुत समय के लिए ऑयल लगा हुआ है, ठीक है? तो उससे आपके डैंड्रफ बढ़ सकते हैं, फुंसियाँ हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रखा है तो आपको ऑयल नहीं लगाना है। जो आप नॉर्मल सोचते हैं उसका रिवर्स, क्योंकि ऑयल में एक फंगस होता है, इसका नाम होता है मेलासीजिया फरफर। तो वो क्या है, ऑयल उसका फूड है ना? आप उसको ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर रहे हो, वो फंगस और बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इसलिए आपको वहाँ पे अवॉइड करना है ऑयल लगाना, जहाँ पे स्कैल्प पे डैंड्रफ है, रेडनेस है, इची स्कैल्प है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऑयल नहीं लगाना है। तो ऑयल लगाने का सही तरीका क्या है? आप उसको सुबह 1 घंटे के लिए लगाइए,
1 घंटे के लिए रखिए, उसने जितना बालों को ऊपर से नरिशमेंट देना है वो दे देगा और उसकी चमक भी अच्छी रहेगी, आप उसको शैम्पू कर लीजिए। बट ऑयल से आप ये सोचेंगे कि हेयर फॉल रुक जाएगा, तो ये मिथ है। तो वो जो ऑयल के अंदर बूंद जाएगी मेरे सिर के अंदर, वो नहीं जाएगी? नहीं, वो सर के अंदर नहीं जा रही, उसको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हेयर का स्ट्रक्चर देखें, तो हेयर में अंदर एक सेबेशियस ग्लैंड होती है, एक ऑयल ग्लैंड होती है, जो कि ऑयल सिक्रीट करती है, राइट? तो वो ऑयल का फंक्शन होता है, लुब्रिकेटिव फंक्शन होता है, एंटी इन्फेक्टिव फंक्शन होता है, तो वो भगवान ने हमें दे के भेजा है कि स्कैल्प के पे एक ऑयल की लेयर बन जाए, उसको भगवान ने दे के भेजा है। अब अगर ऊपर से आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। देख लो यार दोस्तों, मैं तो आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ और आप देखो जो ऐड देख रहे हो, बचपन से मैं भी वही देख रहा था और ये सोच रहा था कि कोई ऑयल डालूंगा और चंपी करवाऊंगा, और जितनी भी लेडीज है घर में वो ये सोच के अपने ऑयल चंपिंग कर रही है कि भाई मेरे बाल ग्रो कर जाएंगे या फिर एकदम हेयर लॉस नहीं होगा मुझे। तो पूरा गलत है सर। डॉक्टर सर बोल रहे हैं और शायद मैंने 2-3 पॉडकास्ट और किए, वो सब और बोल रहे हैं और पूरी डॉक्टर कम्युनिटी भी ऐसा ही बोलती है, एग्ज़ैक्टली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो मैं बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपको लाइक शेयर कमेंट कर देना इस वाले पर्टिकुलर रील को, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो कच्चा बादाम वाली रील ही देखते रह जाओगे। अच्छा कंटेंट है, द फाउंडर्स जिम फॉलो करो। सर अब एक बात बताओ कि आपने बोला कि जब वो शेव करते हैं तो बाल वापस अच्छे नहीं आते हैं, तो जो लड़के वो बार बार दाढ़ी में वो रेजर करते हैं, खट 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 ऊपर नीचे कि भैया मेरी टाइट दाढ़ी आ जाएगी, अच्छी सॉलिड हो जाएगी, तो क्या ये भी मिथ है? देखिए, बेसिकली जो बियर्ड की ग्रोथ होती है, वो हार्मोनल होती है, राइट? जैसे आपकी बियर्ड टच वुड बड़ी अच्छी है ना? मेरी भी डिसेंट बियर्ड है, ठीक है? तो ये जेनेटिकली अच्छे ब्लेस्ड जीन है जिसकी वजह से बियर्ड अच्छी हो रही है। ये हार्मोनल होता है, ये हार्मोन जब सिक्रीट होता है, इट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, तो हमारे बियर्ड की ग्रोथ शुरू होती है ना? 16 ईयर के आस-पास ये शुरू होती है एंड लगभग 80 ईयर्स तक बियर्ड की ग्रोथ होती रहती है। इसीलिए कोई अगर बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए कोई बच्चा आता है 20-22 साल में, तो मैं नहीं करता, मैं उसको बोलता हूँ अभी नेचुरली बढ़ रहा है, आप उसको बढ़ने दो, जब फुल बियर्ड आ जाएगी उसके बाद देखेंगे करना है कि नहीं करना है, राइट? तो वो जेनेटिकली और हार्मोनल ग्रोथ हो रही है। आप उसको शेव करके उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैंने सर अभी जस्ट रिसेंटली एक प्रोडक्ट आया है कि आपकी बियर्ड में अगर व्हाइट बाल आ गए, जैसे मेरे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो ऑयल लगाओ और वापस रिवर्स कर देगा, काले कर देगा उसको, डाई नहीं हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी सही है कि देखिए खराब है ये? अगर हम इसकी बात करें जिसको प्रीमैच्योर केनिटीज़ बोलते हैं, यानी कि बालों का व्हाइट होना, स्कैल्प पे या बियर्ड पे तो थोड़ा लेट होता है, स्कैल्प पे जल्दी होता है। तो अगर इसमें हम देखें अगर ये 30 साल के पहले हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रीमैच्योर केनिटीज़ बोलते हैं। मोस्टली ये स्ट्रेस की वजह से होता है, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है और जब ये स्ट्रेस वाला फैक्टर दूर हो जाए या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को आप ट्रीट कर लें, डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट कराएँ और आप ट्रीटमेंट लें, तो वहाँ पे कुछ व्हाइट हेयर ब्लैक भी हो सकते हैं। ऐसा यंग एज में हो सकता है, टीन एज में हो सकता है, अर्ली 20s में हो सकता है। लेकिन अगर इस एज के बाद हो रहा है लाइक 35-40 इस एज में हो रहा है, तब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है एज़ ऑफ नाउ। इरिवर्सिबल है, पर प्रोडक्ट तो आ रहे हैं जो रिवर्स कर रहे हैं। सी बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। प्रोडक्ट से एकदम वो ग्रेइंग रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है? एक तरह से आप उसको केमिकल लगा के अगर हम डाई की भी बात करें, हेयर कलर की भी बात करें तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो वो ऊपर से कर सकता है, बट अगर 40 की एज में हेयर व्हाइट हो चुके हैं, तो कोई प्रोडक्ट लगा के वो वापस से ब्लैक नहीं होने वाले। तो नेचुरल है, मतलब 40 की एज में अगर व्हाइट बाल आ रहे हैं आपके तो नेचुरल है, तो वो नेचुरल है। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। इट्स अ नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजिंग। अच्छा, बहुत सारी मूवीज में जैसे हम देखते हैं, जैसे रणवीर कपूर की बात करें, पहले ट्रांसप्लांट करा दिया, फिर 2-3 बार करा दिया, अच्छे बोल्ड दिखे, फिर वैसे दिखे, तो ऐसे 3-4 बार अगर कराया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर? तो रणवीर कपूर की अगर बात करें, तो ग्रेडिंग में देखा जाए तो उनका जस्ट ग्रेड 1 या ग्रेड 2 बॉल्डनेस था, है ना? छोटा एरिया कवर करना है, ग्राफ्ट भी कम लगेंगे। जैसे 1500 ग्राफ्ट से वो एरिया कवर किया जा सकता है, 1500 टू 1800 ग्राफ्ट से एरिया कवर किया जा सकता है। अब अगर वहाँ समहाउ डेंसिटी कम आई, तो हम लोग 1000 ग्राफ्ट डाल के और डेंसिटी उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ हेयर है, वो अराउंड 7000 के आसपास है, 7500 के आसपास है और वो उतना ही नंबर है। तो अगर आप 1500 ही यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कई बार ट्रांसप्लांट करा सकते हो, 5 टाइम्स करा सकते हो। बट नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वहाँ बॉल्डनेस ज़्यादा होती है, हमें 3000, साढ़े 3000, 4000 ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, तो लाइफ में 2 या 3 बार ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो ट्रांसप्लांट अच्छा हो, ताकि यहाँ बिल्कुल वेस्टेज ना हो, बिल्कुल पता ना चले कि यहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए हैं और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट करें ताकि सेकंड ट्रांसप्लांट की जल्दी ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे जो देखा जाता है, यहाँ पे बाल क्यों नहीं जाते सर, मतलब यहाँ ही क्यों जाते हैं, यहाँ पे क्या है ऐसा? ये जो बेसिकली 2 अलग तरीके के हेयर हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजन मेल हार्मोन है व्हिच इज़
टेस्टोस्टेरोन, आपने भी नाम सुना होगा, वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको डीएसटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों के अंदर एक रिसेप्टर होता है, एंड्रोजन रिसेप्टर, उस पे कंबाइन करता है और जिनको जेनेटिकली ये जीन मिले हुए हैं बॉल्डनेस के, उनमें बालों को पतला करके मिनिएचराइज़ करके ख़त्म करता है। यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है, लाइक फ्रंट पे, वर्टेक्स पे, बीच पे, इसलिए यहाँ के बाल चले जाते हैं। पीछे के हेयर में ये एंड्रोजन रिसेप्टर ना के बराबर होते हैं, इसलिए वो हेयर बच जाते हैं, तभी हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं और ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ भी बहुत लंबी होती है। और जैसे जेनेटिक की तो बात छोड़ देते क्योंकि वो तो पता नहीं चलता है किसी का भी। मान लो जेनेटिकली नहीं हो तो क्या स्ट्रेस के कारण, लाइफ़स्टाइल के कारण और बेड जो अच्छा स्लीप नहीं ले रहा है, इसके कारण भी क्या हेयर लॉस होता है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल होता है। सो जेनेटिक तो इम्पोर्टेंट है और जेनेटिक का हम पता कर सकते हैं। आपको 3 जनरेशन से ये मिलता है, आप देखिए फादर के हेयर कैसे हैं, चाचा जी, ताऊ जी के हेयर कैसे हैं, मामा के हेयर कैसे हैं, उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका जेनेटिक हेयर कैसे हैं, तो वो तो एग्ज़ैक्टली पता लग जाता है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें गड़बड़ हैं, लाइक स्ट्रेसफुल लाइफ़ हो रही है, आप बार-बार बीमार पड़ रहे हो, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप बहुत देर तक जग रहे हो, मतलब 2-3 बजे तक जगते हो, 11 बजे 2-3 बजे तक आप रात में सोते हो, सुबह 11 बजे सो के उठते हो। तो इन सब से इससे कॉल्ड सर्केडियन रिदम। तो रिदम के अनुसार हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि रात में हम सोएँ और दिन में हम जगें और काम करें। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आपका हेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें गड़बड़ हैं, तो जो बाल्डनेस आपको मान लीजिए 40 साल में होने वाली है, वो 30 साल में होने हो जाएगी। तो हमें इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमेशा इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, अदर देन जेनेटिक वाला। तो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के बारे में बात भी कर लेते हैं। आप तो बोल रहे हो काम मतलब टाइम पे सोना है, वो तो बोलते हैं कि फुल मेहनत करनी है, 24 घंटे करना है तो 24 घंटे काम करना है। तो शाहरुख खान जी की क्या लाइफ़स्टाइल है कि उनके बाल इतने गज़ब के हैं? एग्ज़ैक्टली, अभी आप देखेंगे कुछ लोग देखिए जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं। आप शाहरुख खान के फादर का देखिए हेयर, तो उनकी भी हेयरलाइन बहुत अच्छी थी। शाहरुख खान के बेटे का देखिए आर्यन खान का, उनकी भी हेयरलाइन बहुत अच्छी है और शाहरुख खान की भी हेयरलाइन बहुत अच्छी है, राइट? तो अगर आप जेनेटिकली बहुत ब्लेस्ड हैं, तो हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हों जो हेयर के लिए नहीं अच्छा हो, फिर भी आपके हेयर अच्छे रह सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि वो, उन्होंने बताया भी था और सबको पता है कि वो क्रोनिक स्मोकर थे, राइट? लेकिन उससे उनके बालों पे फ़र्क नहीं पड़ा। बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमारे बालों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो हमें इन जनरल स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? अच्छा सर, डॉक्टर्स की भी पढ़ाई होती है, बहुत सारे पैसे-वैसे भी लगते हैं और कुछ पढ़ाई थोड़ी लो कैटेगरी की भी होती है, डॉक्टर बन जाते हैं उसमें और बहुत सारा जगह देखा जाता है कि यहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट। तो एक अच्छा डॉक्टर कैसे ढूँढा जाए कि ये मेरे को एकदम सही राह दिखाएँगे? राइट। सो देखिए, बेसिकली अगर पढ़ाई की बात करें, तो एक एमबीबीएस का कोर्स होता है जिसमें 5 एंड हाफ ईयर्स लगते हैं, लगभग 6 साल लगता है। कोर्स एंड इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल में। उसके बाद आपको एक फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, पीजी एंट्रेंस, जो कि एमबीबीएस की एंट्रेंस से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। उसके बाद आप एमडी डर्मेटोलॉजी की डिग्री आपको मिलती है। एमडी का कोर्स 3 साल का है। उसके बाद आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और फिर हेयर ट्रांसप्लांट सीखते हैं, राइट? तो ये आप समझिए कि हेयर ट्रांसप्लांट बनने में कुछ 10-12 साल का टाइम लगता है। उसके बाद भी एक लर्निंग कर्व होता है जिसमें आप सीखते हो, जैसे हम लोग अभी 15 साल से कर रहे हैं, तो इतने पेशेंट का कर लिया, इतनी रिवीजन सर्जरीज़ कर ली, मेल, फीमेल, बियर्ड ट्रांसप्लांट, स्कैल्प ट्रांसप्लांट, सारा ट्रांसप्लांट कर लिया। तो ये एक बहुत लंबा लर्निंग कर्व है जिसको आप सीखते हो, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट तब जाके आपका एक अच्छा वो बनता है। अब अगर आप बात करें कि पेशेंट को क्या देखना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, तो एक क्वालिफाइड सर्जन होना चाहिए। जैसा अभी मैंने बताया कि क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन का सेंटर होना चाहिए। उनके पेशेंट का रिज़ल्ट आपको देखना चाहिए। आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए पहले कि कैसे हमें हेयर लाइन बनानी है। क्योंकि आप इसको समझिए जैसे बिल्डिंग बनानी है, तो उसका नक्शा की तरह हो गया। एक बार अगर बिल्डिंग बन गई तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना? तो आपको डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि आपको कैसी हेयर लाइन चाहिए। आप अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ दिखा सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमें दिखाते हैं और उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। आपको किसी सेलिब्रिटी की हेयर लाइन अच्छी लगती है और वो पॉसिबल है बनाना, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए। तो इसमें मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब सब डॉक्टर जेन्युइन ही है एक तरह से देखा जाए तो। जितना भी हेयर ट्रांसप्लांट में जितने भी डॉक्टर हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई करके तो आ रहा है। बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक सेंटर है या कहीं सैलून में सर्जरी हो रही है, ठीक है? आप जान के आश्चर्य करेंगे कि सैलून में भी सर्जरी हो जा रही है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि सैलून में बेसिकली आपका जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको एड्रेस करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अच्छा, किसी की जैसे ऑलरेडी ब्लैक हेयर है और उसको ब्राउन हेयर चाहिए,
तो क्या वो चेंज कर हेयर का कलर भी चेंज करा सकता है? नहीं नहीं कराना चाहिए, नहीं ज़रूरत है। बेसिकली एक पिगमेंट होता है, मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं और मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर कलर आता है। तो अगर आपका ब्लैक है तो अच्छी बात है, आपका ब्राउन है तो अच्छी बात है, पर ब्लैक को ब्राउन करने या ब्राउन को ब्लैक करने इसकी कोशिश नहीं करनी अच्छा, चाहिए। आपकी फैमिली में सब डॉक्टर थे इसलिए आप डॉक्टर बने सर? आपको खुद का मन था डॉक्टर बनने का? नहीं, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं अकेला डॉक्टर हूँ और आई थिंक मेरे गाँव में भी कोई डॉक्टर नहीं है, मैं अकेला डॉक्टर हूँ। तो तो यहाँ तक कैसे ये जर्नी कैसे सर पहुँची यहाँ तक आप? बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और पापा को भी था कि डॉक्टर बनूँ और एक अच्छा नोबल प्रोफेशन है। 12th में मार्क्स अच्छे आए, फिर उसके बाद तैयारी की और विद गॉड ग्रेस सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस किया। उसके बाद फिर पीजी में सिलेक्शन हो गया, आई गॉट सिलेक्शन इन। इतना आसान सर, इतना आसानी से बता रहे हो, इतना आसान निकली नहीं, ज़िंदगी? इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन अब जो हो गया है, राह तो ऐसी थी। बट कैसे, मतलब क्योंकि बहुत लोग जैसे आज की तारीख में भी बहुत लोग डॉक्टर बन रहे हैं जिनके पापा का सपना होगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो एक थोड़ा-सी मैसेज पास करें कि उनको किस तरह की जर्नी चाहिए, किस तरह का माइंडसेट चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कैसा सपोर्ट लगता है? तो वो अगर आपकी तरफ से मैसेज जाएगा तो शायद बहुत पेरेंट्स को हिम्मत मिलेगी, बहुत बच्चों को हिम्मत मिलेगी जिससे वो एमबीबीएस कर पाएँगे। क्योंकि मैं भी 2-3 पॉडकास्ट किए जिसमें एजुकेशन काउंसलिंग कर रहे हैं एमबीबीएस के अंदर, नर्सिंग के अंदर कि आपको इसमें जाना चाहिए क्योंकि सीट्स तो कम ही होती है। ये थोड़ा एक मोटिवेशन वाला भी अगर चैप्टर हो जाए इसमें। बिल्कुल, तो जैसे देखिए हमारे टाइम में अभी सीट बढ़ गई बिकॉज़ मेडिकल कॉलेजेस थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, बट स्टिल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीट की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें लाखों बच्चे देते हैं। आई थिंक 25 एक लाख बच्चे दे रहे हैं और कुछ हज़ार सीट होती हैं, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको डॉक्टर बनने का है तो आपको ये समझना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? इंडिया में कॉम्पिटिशन वैसे भी हर चीज़ में ज़्यादा है। आप 11 से, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से, लेकिन 11 से आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको एमबीबीएस एंट्रेंस या नीट एग्ज़ाम कैसे निकालना है। तो 11-12th जब आप 2 साल तैयारी करते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन निकाला जा सकता है। आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, ना कि केवल फैमिली प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है। और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आप एमबीबीएस एंट्रेंस निकाल सकते हैं। आपने हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों चूज़ किया सर? क्या रीज़न था उसके पीछे? राइट, तो जब सिलेक्शन हुआ, आई गॉट सिलेक्शन इन एम्स पीजीआई चंडीगढ़, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी किया डर्मेटोलॉजी में। तो डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, स्किन ट्रीटमेंट करते हो, स्किन सर्जरी करते हो, हेयर ट्रीटमेंट करते हो, हेयर सर्जरी करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। उसके बाद जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और इनिशियली जब कुछ ट्रांसप्लांट के केसेस किए तो उसमें इंटरेस्ट अच्छा आया और बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। कॉलेज में भी ये पीजीआई चंडीगढ़ से करने का फ़ायदा ये था कि चूँकि प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी सर्जरी की जो हमारी गाइडेंस थी, हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने जो हमें सिखाया, वो थोड़ा और कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छा था। बीच में आपने जैसे कॉस्ट पूछी कि पैसे बहुत लगते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी पढ़ाई में पैसे लगे नहीं, मुझे पैसे मिले। स्कॉलरशिप? नहीं, इट्स नॉट कॉलेज, कॉलेज इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड। तो एमडी के दौरान उस समय हमें ₹50,000 पर मंथ मिलते थे और हमारी फीस जो होती थी, वो होती थी ₹800 साल की। ठीक है? 800 फॉर अ ईयर। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो फीस थी वो 2400 रुपीज़ थी। तो इस आज के टाइम पे भी उतनी है। गवर्नमेंट के में अगर आप जाएँगे तो फीस उतनी ही है। मतलब अभी 5000 होगी फॉर होल कोर्स। तो फीस महँगी नहीं है गवर्नमेंट में, बट गवर्नमेंट में सीट बहुत कम होती है। तो सिलेक्शन बहुत कम ही लोगों का गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो पाता है और इस तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में कम सीट हैं तो कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अगर आप प्राइवेट में जाएँगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है डेफ़िनिटली करोड़्स में है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करेंगे तो फीस बहुत नॉमिनल फीस है। जैसे सर सब प्रोफ़ेशन है, जैसे मेरा बिज़नेस का प्रोफ़ेशन है तो मनी माइंड होगा कि मनी मनी पे फ़ोकस्ड है। कोई मिलिट्री में है तो उसको देश की सेवा, मतलब कुछ भी तो सुना जाए, मेरे को देश की सेवा सबसे पहला कर्तव्य मेरा। जब एक डॉक्टर बनता है कोई तो उनका क्या माइंडसेट होता है? वो मेरे थोड़ा इसका क्रैक नहीं कर पाया मैं। एग्ज़ैक्टली देखिए इसीलिए 11-12 के बच्चों को भी बोलूँगा कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, एक नोबल प्रोफ़ेशन है। आपको ये लगना चाहिए कि आपके काम से लोगों का भला होना चाहिए। पैसा सेकेंडरी या टर्शियरी होता है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है कि आप जो कर रहे हैं, उसे जैसे मैं अपनी फ़ील्ड में बताऊँ, तो अभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे पेशेंट अभी नवंबर-दिसंबर आने वाला है, तो मुझे शादी के कार्ड्स आ जाते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट किया और ये है और आप शादी में आइए ऐसे करके। कुछ शादियों में मैं गया भी हूँ। तो लोग काफ़ी याद करते हैं, काफ़ी समय तक याद करते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ वो आते हैं। अभी मुझे इलाहाबाद से एक फरवरी में शादी है एक बच्चे की, तो उसका भी आया है। तो आपको इन चीज़ों में खुशी मिलनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपको किक मिलती है कि आपके काम से दूसरे का बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत भला हो रहा है, तो फिर आपको इस प्रोफ़ेशन में आना चाहिए।
सर ऐसा कौन-सा सवाल है जो हर पेशेंट को एक डॉक्टर से पूछना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे? तो जब ये पेशेंट क्वेश्चन ये पुट अप करते हैं कि पेन के लिए या इन्फेक्शन के लिए, तो हम बताते हैं कि कैसे इसको किया जाता है ताकि पेशेंट का कंफर्ट बना रहे और कोई पेन ना हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। हमारे बहुत सारे पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट कराए, अभी एक पेशेंट भूटान से आए थे, एक्टर है वहाँ पे, और उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया आई थिंक 25 तारीख को, और 28 तारीख को वो भूटान वापस चले गए। तो ट्रांसप्लांट कराने के 2 दिन बाद कोई पेन नहीं लगता है, यू कैन वियर अ बैंडाना और कैप एंड यू कैन गो बैक टू योर कंट्री और योर सिटी। अब ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद एक लंबा ट्रैवल नहीं करना है, कुछ चीज़ों का अवॉइड करना है, जैसे बहुत झुक के काम नहीं करना चाहिए, मोबाइल पे बहुत झुक के नहीं देखना चाहिए ताकि स्वेलिंग ना आए। इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं, तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो सेलिब्रिटीज़ की बात तो कर रहे थे पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बच्चन साहब, रणवीर कपूर। अलग-अलग टाइम पे पैचेज़ लगवाते हैं, फिर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो सब में क्या डिफरेंस है ये? देखिए, कुछ लोगों ने पैच लगाया हुआ है, जैसे बच्चन साहब का पैच है। शाहरुख खान साहब हाँ, शाहरुख खान साहब के रियल हेयर हैं, उनका ना पैच है, ना ही ट्रांसप्लांट है। सलमान साहब का ट्रांसप्लांट है, आमिर खान का ट्रांसप्लांट हुआ है, रणवीर कपूर का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इनको डर नहीं लगता सर की बात 3-4 बार ट्रांसप्लांट करा दिया कि अब कुछ हो जाएगा हमको? नहीं, डरने की बात नहीं है, ये माइनर सर्जरी है। अब ऑब्वियसली उन्होंने क्वालिफाइड डॉक्टर से कराया है और उनके अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप देखिए, सलमान खान साहब की एज 60 हो गई है एंड ही गॉट अ नाइस हेयर लाइन, तो इसमें डरने की तो कोई बट बात नहीं इसी है। को एक चीज़ से वो रिलेट कर लेते हैं, जैसे कानपुर में एक आदमी की डेथ हो गई थी, तो मान लें अगर ऐसा कुछ हो जाता सर तो? एग्ज़ैक्टली नहीं, ये हमेशा पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप सही सेंटर पे कराएँ। जैसे जो आप कानपुर की बात कर रहे हैं, अब तो वो मीडिया में आप देख ही सकते हो। तो कभी-कभी लो कॉस्ट की वजह से पेशेंट चले जाते हैं, जैसे वहाँ पे 60,000 ही केवल पेमेंट हुआ था और वहाँ पे एक डेंटिस्ट का सेंटर था, जिसमें बाहर से टेक्नीशियन बुला के ट्रांसप्लांट हो रहा था और बेसिक आई थिंक स्टरलाइज़ेशन का भी प्रॉब्लम रहा होगा। कुछ इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद ये मिसहैपनिंग हुई। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हम सर्जरी करा रहे हैं, वो एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर का सेंटर होना चाहिए। अब जैसे हम अपने सेंटर की बात करें, तो जो हमारे टेक्नीशियन हैं, वो भी वेल ट्रेन्ड हैं, नर्सिंग की डिग्री है उनके पास और समय-समय पे हम उनकी भी ट्रेनिंग कराते रहते हैं। मैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसें अटेंड करता ही हूँ। तो डॉक्टर और आपकी जो टेक्नीशियन टीम है, जो कि पेशेंट का सर्जरी कर रही है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रही है, वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर अमेंडमेंट होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर केयर होने चाहिए और जो भी इमरजेंसी केयर के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनकी नॉर्मली कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास कुछ दवाएँ हैं जिसका आज तक यूज़ नहीं हुआ, बट हमेशा वो लाके रिप्लेनिश करके रखी जाती है, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी आएगी तो बोल के नहीं आएगी। तो हम ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से को दिखाओगे। तो इस तरीके की जो वारदात है जो कानपुर में ही है, वो अवॉइड की जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड शुगर के पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर अभी हाई है, तो उसमें ट्रांसप्लांट नहीं करना है। अगर कोई भी एल्डरली पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वहाँ पे हमें प्रिकॉशन बरतनी है। इसका अगर ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही माइनर सर्जरी हमेशा अच्छा रिज़ल्ट आता है। सर एक इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल और पूछता हूँ, बहुत सॉलिड है। अपन ने ऑयल के बारे में तो मिथ बस्ट किया ही है, बट जो शैम्पू आते हैं, तो आजकल ये बोल के बेच रहे हैं कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ऑनियन शैम्पू जिससे बालों की ग्रोथ हो जाएगी। तो क्या शैम्पू भी वास्तव में बाल की ग्रोथ में मदद करता है या काले करता है उनको या हेयर लॉस को रोकता है? कोई भी शैम्पू रोकता है तो उसका नाम भी ले लेना आप। ये भी देखिए बहुत मार्केटिंग वाली बात है ऑयल की तरह, कोई ऐसा एंटी हेयर फॉल शैम्पू नहीं होता। शैम्पू का बेसिक पर्पज़ होता है स्कैल्प को क्लींज करना। जैसे हम नहाते हैं, सोप लगाते हैं, वैसे ही स्कैल्प को क्लींज करना ये बेसिक शैम्पू का पर्पज़ होता है। आपका शैम्पू में ज़्यादा केमिकल नहीं होनी चाहिए, पीएच बैलेंस होना चाहिए, एसएलएस फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, पैराबेन फ्री होना चाहिए और ये शैम्पू कितने दिनों में करना है इसके लिए बारे में बताता हूँ। जैसे इंडिया में अभी देखें तो पॉल्यूशन है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। अगर आप जिम कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे केस में आप माइल्ड शैम्पू रोज़ कर सकते हैं। यानी कि हफ्ते में 6-7 दिन भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप एसी में बैठे हैं, बिल्कुल पसीने का काम नहीं है और ह्यूमिडिटी भी उस समय नहीं है, तो हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू से भी काम चल जाए। अब अगर आपको स्कैल्प पे कोई कंडीशन हो गई, जैसे कि डैंड्रफ हो गया है या सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, इचिंग है, फ्लेकिंग है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करने हैं। तो शैम्पू बेसिकली स्कैल्प की कंडीशन अच्छी कर रहा है, शैम्पू आपके हेयर फॉल को नहीं रोकेगा। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये गलत है, ये सब गलत क्लेम है। ये गलत क्लेम। सर मैं सब फाउंडर से मिलता हूँ, मैं इनको सबको पॉडकास्ट में बोलूँगा ये बात। राइट। आप किसी भी शैम्पू के फाउंडर को देख लो, सारे इस पॉडकास्ट में आते हैं। तो मैं सबको ये बात बोलूँगा कि
सर ने अखिलेंद्र सर ने ऐसी बात बोली है। बेसिकली शैम्पू अपना काम करेगा ना, एक एक बंदा दूसरे का काम नहीं करता। शैम्पू का बेसिकली काम है स्कैल्प को क्लींज करना, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो आप दवा लगाएँगे, स्कैल्प में प्रॉब्लम है तो दवाई अंदर नहीं जा रही है, तो इसलिए कि शैम्पू उतना ही काम करेगा। शैम्पू कोई ऐसा हेयर फॉल को नहीं रोकेगा और नहीं ऑयल। एक समाज को थोड़ा एक मैसेज भी देना सर आपकी तरफ से, क्योंकि जिनके थोड़े बाल कम होते हैं या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उनकी शादी भी टूट जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो क्या मैसेज है हर माँ-बाप को कि भई अगर ऐसा हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है? चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए, हेयर को लेके कुछ लोगों को मैंने देखता हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अल्टीमेटली ये कॉस्मेटिक कंसर्न है। जीवन में बहुत सारी और बातें हैं, अगर आप व्यापक रूप में अगर इसको देखो, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं 20-21 साल में हैं और उनको लगता है कि उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो उनकी खराब हेयर लाइन की वज़ह से हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उसको ट्रीट कर लीजिए। अगर बाल चले गए हैं तो भी हम ट्रांसप्लांट करके उसको वापस ला सकते हैं और इस तरीके से आप उसको मदद करिए। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा टची होना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे याद है 7-8 साल पहले मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईएएस ऑफ़िसर है। उनकी शादी में दिक्कत आ रही थी। तब मुझे पहली बार लगा कि एक आईएएस ऑफ़िसर की शादी में अगर बालों की वज़ह से दिक्कत आ रही है तो इट्स रियल प्रॉब्लम। तो इंडिया में बहुत से लोगों को शादी में इसमें प्रॉब्लम आती है। समय रहते आप उसका इलाज करिए ताकि वो प्रॉब्लम ना आए, और अगर आ गई है तो आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट करा के डेफ़िनिटली ठीक कर सकते हैं। एक मैसेज है सारे लोगों को जिनके भी हेयर लॉस हो रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है कि पूरा बाल्डनेस हो रहा है, तो भी टेंशन मत लेना, एक फ़ोटो देख लेना। वो फ़ोटो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेज़ोस की। पैसा कमाने पे ध्यान लगाओ, सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बाकी डॉक्टर साहब तो है ही सर ही। राइट, आप देखिए हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, विन डीज़ल हैं, स्टेथम हैं, रॉक हैं, राइट? आपने अभी जेफ बेज़ोस का नाम लिया, तो वो बाल्ड हैं एंड इट्स फाइन। तो थोड़ा-सी लोगों को टेंशन कम रखना पड़ेगा और जिससे सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, बाल ही प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बट प्रॉब्लम है तो हम हैं, उसको ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, पीआरपी ट्रीटमेंट तो होता ही था सर, पर एक नई ट्रीटमेंट आया एक्सोसोम थेरेपी, ये क्या है? सी बेसिकली एक्सोसोम क्या है? एक्सोसोम एक सेल टू सेल मैसेंजर होता है। तो ये जाके बालों के रूट पे जो डर्मल पेपिला होती है, वहाँ पे जाके ये संदेश यानी कि मैसेज पहुँचाता है कि भई हेयर अच्छे करो, ठीक है? तो ये से एडवांस वन। ये कई कई तरीकों से बना सकते हैं। ये सैल्मन फिश से बनता है, ये ह्यूमन डेराइव्ड होता है प्लेसेंटा से, और ये अपने ब्लड से भी बनाया जा सकता है, अपने ब्लड या अपने फ्लैट से, ऑटोलोगस होता है। तो हमने इसमें काफ़ी काम किया है ऑटोलोगस एक्सोसोम में। और हमारा एक टाई अप है इंडियन केमिकल लैबोरेटरी के साथ, जहाँ जाके हमने एक्सोसोम बनाया, अपना ही सैंपल देके मैंने बनाया। एक पार्टिकल एनालाइज़र करके डिवाइस होती है, उससे हमने चेक किया कि इसके अंदर इतने बिलियन एक्सोसोम्स हैं, और फिर हमने इसको देखा एक डर्मल पेपिला यानी कि हेयर ग्राफ्ट लेके, कि वो हेयर ग्राफ्ट उस एक्सोसोम को इंगल्फ कर रहा है, यानी कि वो एक्सोसोम हेयर के रूट पे जाके काम भी कर रहा है। तो ये सारी एडवांसमेंट हमने इसमें की हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ये रीजेनरेटिव मेडिसिन होती है, जिसका यूज़ करके आप गिरते हुए बालों को रोक सकते हो और बाल्डनेस को रोक सकते हो। सो हेयर कलरिंग सेफ है या सर हार्मफुल है? हेयर कलर में केमिकल होते हैं तो हार्मफुल तो है। ऑयल मिथ है या मैजिक है? ऑयल से बालों में थोड़ी चमक आ सकती है, बट ऑयल से अगर आप हेयर फॉल रोकने का सोच रहे हो तो ये मिथ है। फ्रीक्वेंट शैम्पू क्या हेयर फॉल को परमानेंटली डैमेज करता है? नहीं, फ्रीक्वेंट शैम्पू, अगर शैम्पू सही है, माइल्ड है, तो ऐसा डैमेज नहीं करता, बट आपको कितने शैम्पू की ज़रूरत है वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी कुछ भी करना हो तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ और उनसे पूछ लो, ताकि वो आपको सब बता देंगे। एग्ज़ैक्टली, अगर आप स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इची स्कैल्प है, या कोई और बीमारी है स्कैल्प से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना और चाहिए। आपकी राय में सबसे खूबसूरत सेलिब्रिटी कौन है जिनके हेयर बहुत अच्छे हैं? शाहरुख खान। ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान के नेचुरली अच्छे हैं, इस एज तक अच्छे हैं, और उनका ना भी नहीं ट्रांसप्लांट हुआ है, नहीं उन्होंने कभी कुछ पैच पहना है, उनकी हेयर लाइन बहुत अच्छी है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि उनके हेयर बेस्ट है इंडस्ट्री में। सर पीआरपी, जीएफसी, ऑटोलॉगस, एक्सोसम, अब इस समय में आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसमें है? ऑटोलोगस एक्सोसोम। हेल्दी हेयर के लिए ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं? विटामिन डी एंड विटामिन बी12। अपने हेयर के लिए आप डेली क्या करते हैं सर? अपने हेयर के लिए मैं डाइट का ध्यान रखता हूँ, प्लस मैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी रेगुलर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप द फाउंडर्स ड्रीम में आए और बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखते हैं और स्ट्रेस के कारण उनको भी हेयर लॉस हो जाता है। सो मैं तो पहले सबसे पहले बोलूँगा कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो समय पे जो होना होगा वो होके रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना, काम करते रहो। बट अगर कुछ चीज़ हो गई तो उसके ट्रीटमेंट भी आजकल पॉसिबल है। तो जैसे आज अपन ने हेयर ट्रांसप्लांट की बात करी या हेयर लॉस हो रहा तो उसको रोकने की बात करी। तो जो मिथ भी थे बहुत सारे वो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या-क्या मिथ है। तो जो शैम्पू चल रहे हैं जो और जो ऑयल की अपन जो ऐड देख रहे हैं वो सब गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो गलत ऐड है, तो मिसलीडिंग एड्स पे मत जाइए और ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए, द फाउंडर्स ड्रीम को देखते रहिए, तो जितने भी मिथ है,
वो कौन बस्ट कर रहा है? वो कोई रैंडम पर्सन बस्ट नहीं कर रहा है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, कम से कम भी 5-6 साल पढ़ के आया है, 10-15 साल की ज़िंदगी जी के आया है, लोगों से मिल के आया है, उन लोगों से पूछा है, रिसर्च देखी है, रिसर्च पेपर देखे हैं, उनका खुद का एक कम्युनिटी होती है, ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। वो सारी बातें आपके पास यहाँ पे सामने रखी जा रही है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो और बहुत सारी बातें बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट। इसको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन इसको ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है। आपको एक अगर प्रॉब्लम लग रही है तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है ताकि हेयर फॉल बाल्डनेस में तब्दील ना हो। लेकिन अगर ऑलरेडी बाल्ड हो चुका है तो आपको अच्छे एक हेयर ट्रांसप्लांट से कंसल्ट करना है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक रहे। कैंसर तक ठीक हो जाता है तो बोल्डनेस तो ठीक हो ही एग्ज़ैक्टली जाएगी। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और 100% इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।